गुड मॉर्निंग। सो आज हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, दैट्स साइकोलॉजी ऑफ इन्फ्लुएंस, या फिर माइंड को कंट्रोल कैसे करते हैं, दूसरों को बहुत ज़्यादा हद तक इन्फ्लुएंस कैसे करते हैं। ठीक है। सो ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना, इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप जैसे यूट्यूब देख रहे हो, आप इंस्टाग्राम देख रहे हो, आप फेसबुक देख रहे हो, जहाँ पे पैसा है ना, वहाँ पे एक चीज़ आती है, दैट्स कॉल्ड एड्स। ठीक है। और एड्स जो होती है ना, एडवर्टाइजमेंट्स, वो पूरी की पूरी साइकोलॉजी बेस्ड होती है। ठीक है। कलर्स जो उसमें यूज़ होते हैं, लोग जो उसमें यूज़ होते हैं, इन्फ्लुएंसर्स जो उसमें काम करते हैं। ठीक है। हर वो चीज़ जो हो रही होती है ना एडवर्टाइजमेंट में, वो कहीं न कहीं आपको माइंड कंट्रोल की साइकोलॉजी समझा रही होती है, बट आप कभी नोटिस नहीं करते हो। और अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो ना, तो आप मे बी हर ऐड के पीछे एक लॉजिक बैठाने लग जाओगे कि हाँ, इस चीज़ में अगर ये चीज़ दिखाई जा रही है, ये बात बोली जा रही है, ये इंसान दिखाई दे रहा है, ये उसने पहना हुआ है ना, तो समझ जाओगे कि यार ये सारे तो एक्चुअली में बेस्ड है कि यार तुम अपने माइंड को किस तरीके से कंट्रोल कर रहे हो। और ये जो नॉलेज है ना, इस नॉलेज के बेसिस पे बड़ी-बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियाँ अपना प्रॉफ़िट कर रही है, या फिर अपने चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा बेच पा रही है। ठीक है। तो एडवर्टाइज़मेंट इतना बेस्ट सोर्स है माइंड कंट्रोल सीखने का, उससे अच्छा मुझे नहीं लगता कोई और सोर्स है। तो इस पूरे वीडियो में हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है। उन कॉन्सेप्ट्स के बारे में जो हमें हेल्प करेंगे दूसरों के माइंड को मैनिपुलेट करने में, या फिर दूसरों को अट्रैक्ट करने में, या फिर दूसरों के माइंड को कंट्रोल करने में। सो प्लीज़ इसमें जो भी मैं चीज़ें बताऊँगा उनको गलत तरीके से यूज़ नहीं करना है। ठीक है। बट नॉलेज रखनी है कि हाँ, कैसे चीज़ें काम करती है। सो सबसे पहले हम लोग इन्फ्लुएंस के बारे में बात करेंगे। हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल, या फिर इन्फ्लुएंस होता क्या है। ठीक है। अब एक चीज़ होती है ना कि कुछ प्रिंसिपल्स है। ठीक है। 6 प्रिंसिपल्स है इन्फ्लुएंस, किसी को इन्फ्लुएंस करने के। ठीक है। 6 प्रिंसिपल्स है। ठीक है। सबसे पहला प्रिंसिपल होता है रेसिप्रोसिटी। ठीक है। बदले की जो एक, मतलब एक हमारे अंदर एक फीलिंग होती है ना कि किसी ने तुम्हारे लिए कुछ किया है ना, तो बदले में तुम भी उसके लिए कुछ करोगे। ठीक है। मान लो अब इस चीज़ को कैसे इस्तेमाल करते हैं कंपनियाज़, कई बार ना जैसे किसी को कोर्स बेचना है। ठीक है। तो वो छोटा-सा पार्ट्स फ्री में आपको दिखाते हैं। किसी को कोई फूड आइटम बेचना है तो आपको टेस्ट करवाएँगे। सो रेसिप्रोसिटी एक प्रिंसिपल है। ठीक है। कि हमारे मन में हमेशा रहता है ना कि हमने अगर कोई चीज़ रिसीव की है तो बदले में हम उसे सामने वाले को कुछ ना कुछ देंगे। ठीक है। ये एक नेचुरल फीलिंग है। इस फीलिंग का बहुत तरीके से लोग इस्तेमाल करते हैं। कभी-कभी क्या होता है ना कि कोई इंसान आपकी छोटी-सी मदद कर देता है। ठीक है। इसलिए क्योंकि मेबी वो बदले में उसे तुमसे बहुत बड़ी मदद चाहिए, या फिर ऐसा कुछ चाहिए। ठीक है। सो हमेशा आप में एक वापस देने की इच्छा रहती है आपके सबकॉन्शियस में। ठीक है। इसको बोलते हैं रेसिप्रोसिटी, बदले की भावना, या फिर बदले का फ़र्ज़। तो इसके बाद जो दूसरा प्रिंसिपल होता है ना, वो होता है कमिटमेंट या फिर कंसिस्टेंसी। अगर तुमने किसी चीज़ को लेकर के, ठीक है, किसी भी मतलब बात को लेकर के अगर तुमने किसी को कमिटमेंट दी है ना, तो आप उस काम को करेंगे। अपने पब्लिक इमेज बचाने के लिए। सोशल प्रेशर आखिर बच्चों पे क्यों पड़ता है? क्यों उसके माँ-बाप, या फिर किसी भी नॉर्मल मिडल क्लास फैमिली में माँ-बाप अपने बच्चों पर इतना प्रेशर देते हैं एक पर्टिकुलर मतलब करियर चूज़ करने में, या फिर ऐसी चीज़ करने में? इट्स अबाउट कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी। ठीक है। जो कहा है लोगों ने, उस पे लोग टिकना चाहते हैं। ठीक है। आप एक गोल बनाते हो, अगर आप उस गोल को किसी को बताते हो ना, तो आपके मन में कहीं न कहीं एक भावना रहती है कि नहीं, अब तो मुझे ये चीज़ करनी है। ठीक है। अगर कोई छोटी-सी रिक्वेस्ट पे हाँ करे ना, तो बाद में बड़ी चीज़ के लिए भी वो हाँ करते हैं। ठीक है। इसको एक टेक्नीक बोलते हैं, फुट इन द डोर टेक्नीक। आपको किसी से कोई बात मनवानी है, ठीक है? किसी को, तो आप सबसे पहले ना उसको किसी ऐसी चीज़ के लिए हाँ बोलने के लिए बोलोगे ना, जो वो आसानी से हाँ, जिस चीज़ के लिए आसानी से हाँ कर दे। ठीक है? एक बार अगर सामने वाला हाँ करता है ना, तो देन फिर अगेन अगर आप उसको बोलोगे ना कोई काम करने के लिए, तो वहाँ पे उसके हाँ बोलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैं यहाँ पे 2 टर्म्स का यूज़ कर रहा हूँ, आप थोड़ा ध्यान से सुनो। एक कमिटमेंट और एक कंसिस्टेंट। ठीक है? कोई इंसान अगर आपके किसी बात पे अगर कमिट कर रहा है, कमिटमेंट में है, देन वो इस चीज़ को कंसिस्टेंट रखना चाहता है। ये एक ह्यूमन नेचर है। ठीक है? जो भी इंसान बोलता है, ठीक है? देन उस चीज़ को इंसान करना चाहता है। ठीक है? और उस चीज़ को बार-बार करना चाहता है। ठीक है? सो ये दूसरा प्रिंसिपल है। तीसरा प्रिंसिपल है सोशल प्रूफ। ठीक है? सब कर रहे हैं,
तो सही होगा। दैट मीन्स कि आप अगर भीड़ में अगर कोई इंसान, जैसे अभी एक पॉडकास्ट हुआ विजय माल्या वाला, राज मानी के पॉडकास्ट में, ठीक है? तो उस एक पॉडकास्ट ने पूरी इंडिया का सोच ही चेंज, मतलब कितने मास लेवल पे थिंकिंग बदली है लोगों की, एक पर्टिकुलर इंसान को लेकर के। दैट्स कॉल्ड सोशल प्रूफ। अगर सब कह रहे हैं या फिर सब एक ही बात बोल रहे हैं, दैट मीन्स वो सही ही बात है, ठीक है? और ऐसे ही होता है, जब वो उसे जब गलत बोल रहा था, उस टाइम भी सारे के सारे लोग एक ही साथ उसे गलत बोल रहे थे। आज मे बी सारे के सारे लोग उसे सही बोल रहे हैं। दैट मीन्स हमारे, ये तीसरा प्रिंसिपल है, हमारे माइंड ऐसे ही काम करता है कि सोशल प्रूफ अगर हमें मिल जाता है कि सब लोग अगर एक पर्टिकुलर चीज़ पे ऐसी राय रख रहे हैं, तो हम भी वैसे ही रखने लग जाते हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक रेस्टोरेंट के बाहर अगर भीड़ ज़्यादा है ना, तो लोग वहीं जाना प्रेफ़र करेंगे, और जिस रेस्टोरेंट के बाहर भीड़ नहीं है, लोग वहाँ जाना अवॉइड करेंगे, ठीक है? देन एक और चीज़ होती है, चौथा प्रिंसिपल है लाइकिंग, ठीक है? जो पसंद है ना हमें, हम उसकी बात सुनते हैं, या फिर हम उसकी तरफ ज़्यादा वो करते हैं, मतलब पसंद आती है, या फिर उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्टिव फ़ील करते हैं, ठीक है? हम उन लोगों की बात ज़्यादा सुनते हैं ना जो हमें अच्छे लगते हैं, ठीक है? फिज़िकली अट्रैक्टिव लगते हैं, फिर फ्रेंडली लगते हैं, फिर फ़ैमिलियर लगते हैं, ठीक है? इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ऐसी होती है। ये जो ये है ड्रीम इलेवन वगैरह के जो प्रचार होते हैं, फिर उनकी जो एडवर्टाइज़मेंट होती है, उसमें क्रिकेटर्स को क्यों रखा जाता है? क्योंकि जो वो गेम खेलेगा ना, वो पक्का एक क्रिकेट का फ़ैन है, ठीक है? वो गेम्स देखता है, और जब क्रिकेटर्स खुद उन्हें इन्फ्लुएंस करेंगे ना, तो ज़्यादा चांसेस है कि वो उस चीज़ को इंस्टॉल करे या फिर उस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाए, ठीक है? तो जो इंसान हमें पसंद होता है ना, हम उनकी बात ज़्यादा अच्छे से सुनते हैं। इसीलिए ये पूरे के पूरे एडवर्टाइज़मेंट में इन्फ्लुएंसर का रोल ही यही इसी इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है, लाइकिंग। अगर हम आपको पसंद करते हैं, तो हम आपकी बात सुनेंगे। देन एक चीज़ होती है अथॉरिटी, ये 5वां प्रिंसिपल है, ठीक है? हम उन लोगों को फॉलो करते हैं जो एक्सपर्ट होते हैं। हम लोग, जैसे डॉक्टर हो गया, प्रोफ़ेसर हो गया, ठीक है? यूनिफ़ॉर्म वाला हो गया। तो ऐसे लोग अगर कोई बात बोलेंगे ना, तो हम बिना क्वेश्चन किए उनका जवाब देंगे, ठीक है? मतलब उनकी बात सुन लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल डॉक्टर अगर आपके हेल्थ रिलेटेड कोई बात बोलता है, तो हम वहाँ पे क्वेश्चन नहीं करेंगे। कोई सब्जेक्ट का स्पेसिफिक प्रोफ़ेसर है, स्पेशलिस्ट है, वो हमें कोई चीज़ बताएगा, तो हम उस पे क्वेश्चन नहीं करेंगे। जबकि एक नॉर्मल इंडिविजुअल अगर हमें उस चीज़ में राय दे रहा होगा, तो हम शायद उसकी बात नहीं सुने। तो अथॉरिटी आ जाती है इन सब चीज़ों से, ठीक है? उसके ड्रेस कोड से आ जाती है। जनरली अब एक चीज़ देखिए, आप कोलगेट वगैरह के ऐड देखो, ठीक है? उन एड्स में जनरली लोग व्हाइट, मतलब जनरली जो साइंटिस्ट होते हैं व्हाइट कलर का वो पहने रहते हैं, एप्रन पहने रहते हैं। क्यों? उसके पीछे साइकोलॉजिकल रीज़न है। वो जनरल भी तो, नॉर्मल भी तो बोल सकते हैं, बट नहीं बोलते हैं ना। जब कुछ साबुन्स की ऐड होती है, एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी उनकी बतानी रहती है, तो साइंटिस्ट को पकड़ते हैं। साइंटिस्ट कैसा होता है? लैब्स, वो एक्चुअली में साइंटिस्ट है जो ऐड कर रहा है? नहीं, ठीक है? बट फॉर साइकोलॉजिकल कंट्रोल या फिर साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन, वो चीज़ें वैसी होती है कि आपको कहीं न कहीं एक सामने वाले पे अथॉरिटी की भावना जागे। सामने वाले को देख कर के आपको लगे कि यार, सामने वाला पक्का उस चीज़ से रिलेटेड है, उस चीज़ के बारे में नॉलेज है, तब वो बोल रहा है, और आप उस चीज़ में या फिर उस चीज़ के रिगार्डिंग आप उनकी बात मान लेते हो, ठीक है? दूसरी चीज़ है स्कैरसिटी, जो कम है वो वैल्यूएबल लगता है, और ये तो सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है? आप अगर पर्टिकुलर जगह में, ठीक है, अगर आपने एक इमेज बना ली है, ठीक, आप उस जगह से, आपके साथ अगर 10-15 लोग हैं, 5-6 लोग हैं, 7-8 लोग हैं, ठीक, आप अगर वहाँ से गायब हो जाओगे ना, तो आपकी वैल्यू वहाँ पे बढ़ेगी, ठीक है? एक फोमो होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ठीक है? ये ट्रिगर हो जाता है, ठीक है? जब आप किसी चीज़ की सप्लाई बंद कर देते हो ना, तो उस चीज़ की डिमांड बढ़ती है, कम नहीं होती है, ठीक है? ये हर चीज़ में, और ये सच में यही है। जैसे आप कोई किसी चीज़ की शॉपिंग करने भी जाते हो ना, तो क्यों लिखा रहता है ओनली 2 आइटम्स आर लेफ्ट, ओनली 3 आइटम्स आर लेफ्ट। यार, ये साइकोलॉजिकली आपको कंट्रोल करने का, फिर साइकोलॉजी आपको इन्फ्लुएंस करने का तरीका है, ठीक है? तो अब इस सारे प्रिंसिपल्स को यूज़ करके बड़ी-बड़ी सेल्स मार्केटिंग कंपनियाँ, बड़ी-बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियाँ, ठीक है? यूज़ करके आपको प्रोडक्ट बेचते हैं। इसके अलावा आप रिलेशनशिप में इन प्रिंसिपल्स का यूज़ कर सकते हो। आप नेगोशिएशन में इस चीज़ों का यूज़ कर सकते हो। कुछ पॉलिटिशियंस इन सब का यूज़ करते हैं, ठीक है? सो
कई सारी चीज़ें, अगर आपको इन्फ्लुएंस से अगर बचना है ना, तो आपको इन पॉइंट्स को याद रखना पड़ेगा, ठीक है? अगर आप इन पॉइंट्स को समझते हैं, तो आप मेबी गलत चीज़ों से इन्फ्लुएंस होने से बच सकते हो, ठीक है? और माइंड बहुत आप जिस आप आपका अगर स्क्रीन टाइम अगर 8 घंटे है ना, 8 घंटे, 10 घंटे है ना, तो एक बहुत बड़ी चांसेज़ है या फिर बहुत बड़ा एक रीज़न है ना कि इस मोबाइल फ़ोन में जिस चीज़ पे आप एडिक्टेड है, जिस चीज़ का आप यूज़ सबसे ज़्यादा करते हो ना, उसकी प्रोग्रामिंग के पीछे एक साइकोलॉजिस्ट है। उसकी प्रोग्रामिंग के पीछे कुछ ऐसे लोग हैं जो ह्यूमन माइंड को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। वो रेगुलेट कर रहे हैं कि आप किसको कितना टाइम देंगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड साइकोलॉजी ऑफ इन्फ्लुएंस, ताकि आप इन फालतू की चीज़ों से बच सको। अपने आप को इन चीज़ों से थोड़ा दूर रख सको, आप अपनी लाइफ़ में ग्रो कर सको, आपका टाइम बचे। हमारा मेन गोल यही है कि हम अपने टाइम को वेस्ट ना करें, टाइम को प्रोडक्टिव चीज़ों में लगाएँ, ठीक है? देन एक चीज़ होती है सेडक्शन। सेडक्शन सिर्फ़ रिलेशनशिप में नहीं होती है, ठीक है? सेडक्शन सिर्फ़ प्यार और रोमांस की बात नहीं होती, ये एक्चुअली पावर गेम होती है। आप किसी इंसान को खुद की तरफ इतना ज़्यादा अट्रैक्ट कर ले रहे हो ना, या फिर इमोशनली उसे हाईजैक कर ले रहे हो, इसको सेडक्शन बोलते हैं, ठीक है? आप किसी इंसान से इमोशनली जुड़ जाते हो, ठीक है? फिर उन्हें अपने साथ आने के लिए कंट्रोल करते हो, दैट्स कॉल्ड सेडक्शन। और सेडक्शन भी पॉसिबल है, कई तरीके से पॉसिबल है। आप बातों से किसी को सेड्यूस कर सकते हो, आप किसी को चेज़ करने के लिए मजबूर कर सकते हो, आप किसी को ड्रीम्स या फैंटेसीज़ के थ्रू कंट्रोल कर सकते हो, आप कुछ मिस्टीरियस एक्टिविटी या फिर खुद को गायब करके, या फिर जो घोस्टिंग होती है वो एक्चुअली सेडक्शन का ही पार्ट है, ठीक है? आप इनोसेंट दिखते हो बट आप एक्चुअली इमोशनली बहुत हुकिंग हो। आप सामने वाले के इमोशंस को इधर का उधर करते हो, ठीक है? आप डिटैचमेंट टेक्निक इस्तेमाल करते हो, ठीक? ये सारे सेडक्शन के टेक्निक्स होते हैं, ठीक है? अब एक चीज़ होती है ना कि जो भी इंसान चाहता है किसी को सेड्यूस करना या फिर ऐसे इमोशनली हाईजैक करना, तो वो सबसे पहले ना अपने टारगेट ढूँढते हैं। सबसे ईज़ी टारगेट्स वो होते हैं जो लोनली हैं, जिनके आस-पास लोग नहीं हैं, ठीक है? जो बोर है, जिनके पास कोई पर्पस नहीं है, ठीक है? या फिर जो इमोशनली बिल्कुल ड्राई हैं, ठीक है? जिनमें कुछ लॉजिकली थिंकिंग मिसिंग है, ठीक है? तो ऐसे लोगों को सेड्यूस करना ज़्यादा ईज़ी पड़ता है, ठीक है? अब सेड्यूसन के कुछ टैक्टिक्स होते हैं सेडक्शन के। सबसे पहले तो हम लोग कोई राइट विक्टिम को चूज़ करेंगे, जो इमोशनली स्टेबल नहीं हो, जो अकेला हो, जो बोर हो रहा हो, ठीक है? उसको एक उसको फ़ॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी देंगे, ठीक है? उसका ट्रस्ट ट्रस्ट बिल्ड करेंगे, ठीक है? देन फिर कुछ मिक्स्ड सिग्नल्स देंगे, उसको कन्फ्यूज़ करेंगे, इमोशनल डिपेंडेंसी बनाएँगे, ठीक है? देन फिर इसके बाद उनके मूड को धीरे-धीरे कंट्रोल करें। जैसे सामने वाला आप पे इमोशनली डिपेंड हो जाएगा ना, तो आप उसके मूड को कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है? फिर उन्हें आइसोलेट कर देंगे, ठीक है? अटेंशन अटेंशन देना बंद कर देंगे या फिर डिटैच कर देंगे, ठीक है? उसके बाद उनमें ना एक गिल्ट की भावना आएगी, गिल्ट, जेलसी, ठीक है? आप इसका मतलब है कि आप उनमें इमोशनली इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है? देन उनके लिए बस एक ही सॉल्यूशन बन जाता है कि वो आपके पास आए, आपके लिए बैठे, आपसे प्यार टाइम की भीख माँगे। तो ये सिलेक्शन के टैक्टिक्स है, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप इनको यूज़ करो, बट बट ये चीज़ें कई लोग इस्तेमाल करते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप इनसे बचो, ठीक है? वो कहते हैं ना कि आपको स्ट्रॉन्ग शायद इसलिए नहीं बनना है कि आपको दूसरों को दबाना है, दूसरों से लड़ना है। आपको स्ट्रॉन्ग बनना है कि कहीं न कहीं आप ना दबे, और मैं स्ट्रॉन्ग हमेशा इंटेलेक्चुअल लेवल पे बोलता हूँ कि आपको सिर्फ़ बॉडी नहीं, माइंड के लेवल पे भी आपको इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि आपके साथ जो चीज़ें हो रही है, आप उन्हें अच्छे से समझ सको। ठीक है, तो सेडक्शन एक बेटर फील्ड है। लव, मार्केटिंग, लीडरशिप, पब्लिक इन्फ्लुएंस, इस सारी चीज़ों में सेडक्शन का रोल है, काफ़ी ज़्यादा रोल है, ठीक है? ये एक मैनिपुलेशन टेक्नीक ही है सीधी भाषा में, ठीक है? देन हम कुछ और चीज़ों पे चलेंगे, ठीक है? माइंड कंट्रोल के लिए कुछ ट्रिक्स या फिर टूल्स का भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? जब तुम्हारे हर वक़्त मतलब जब तुम्हें मान लो सर्वेलेंस में रखा है, ठीक है? जब तुम्हें हर वक़्त देखा जा रहा है, सोचो कि तुम्हारे पीछे एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और वो कंटिन्यू तुम पे निगरानी रख रहा है। तो उस केस में ना आप कहीं न कहीं आप अपने चीज़ों को अपने तरीके से नहीं करोगे। आपके दिमाग में हमेशा ये बात रहेगा कि कोई न कोई मुझे पीछे से देख रहा है, ठीक है? तो वहाँ पे एक मेंटल कंट्रोल की सिचुएशन पैदा हो जाती है, ठीक है? अब
जैसे कुछ टूल्स हैं, मैंने टूल्स की बात की, तो पहला टूल जैसे कोई आपका बड़ा भाई है, जो आपको कंटिन्यूअसली सर्विलेंस में रखा है, फिर कंटिन्यूअसली आपको देख रहा है, ठीक है? जैसे किसी कैमरे के थ्रू, माइक्रोफ़ोन के थ्रू, स्पाइंग के थ्रू, ठीक? तो लोग अपना ख़्याल भी छुपाने लगते हैं, मतलब लोगों में फ्रीडम मर जाती है इस केस में, ठीक है? आप फ्रीडम फ़ील नहीं करते हो, ठीक है? आप सामने वाले पर पूरी की पूरी तरीके से सामने वाला आपको कंट्रोल कर सकता है, अगर वो आपको देखता रहे हमेशा। अ, नॉर्मली रिलेशनशिप्स ख़राब भी इसीलिए होते हैं ना, जब आप ओवर करने लगते हो, ठीक है? आप ओवर देखने लग जाते हो सामने की लाइफ़ को या फिर सामने वाले को, ठीक है? तो अब उस केस में क्या होता है ना कि सामने वाला फ्रीडम फ़ील नहीं करता, और ये ना एंग्ज़ायटी और फ्रस्ट्रेशन की जड़ होती है, जब आप फ्रीडम नहीं फ़ील कर रहे हो। सो सामने वाले को फ्रीडम देनी चाहिए। फ्रीडम देने का मतलब सिंपल है कि आप उनकी लाइफ़ में घुसो नहीं, आप उनको हमेशा देखो नहीं। वो जो कर रहे हैं उनको करने दो। देन एक चीज़ होती है कि थॉट क्राइम। थॉट क्राइम कहने का मतलब है कि सोच भी गलत हो सकती है किसी इंसान की, ठीक है? अगर तुमने कुछ ऐसा सोचा है जो पार्टी के खिलाफ हो, अब इस चीज़ को समझो ध्यान से। आप एक ग्रुप का पार्ट हो, ठीक है? और ग्रुप की एक मेंटालिटी है, ग्रुप का एक थॉट प्रोसेस है, ग्रुप का एक मतलब एक जिस थॉट पे ग्रुप बना था वो थॉट है, ठीक है? और आपको ऐसा टाइम के साथ आपको ऐसा लगने लगा कि नहीं, ये थॉट सही नहीं है। आप उस पे रिलाई नहीं करते हो, आपको आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार, मैं इस थॉट के साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ। देन आप ना एज़ अ क्रिमिनल दिखने लगते हो उस ग्रुप के बाकी मेंबर्स के सामने, ठीक है? लोग खुद ही मतलब अपने दिमाग में एक सेंसर बन जाते हैं, ठीक है? आपको दिमाग से ही लगने लगता है ना कि यार मैं तो कुछ गलत कर रहा हूँ। आप बस अपने थॉट्स के साथ चल रहे हो, ठीक है? आपको बस आपका दिमाग एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है कि सामने वाला सही है, ठीक है? बट आप कहीं न कहीं अपने मन में एक गिल्ट पैदा करने लगते हो। कहीं न कहीं आपको मन में लगने लगता है कि यार मैं गलत हूँ इस चीज़ को लेकर के, ठीक है? सो इसको थॉट क्राइम बोलते हैं, ठीक है? आपकी सोच आपको बोल रही है कि यार आप गलत हो, बट एक्चुअली में मेबी आप सही हो, आप सही सोच रहे हो, ठीक है? इसके अलावा हमें लैंग्वेज कंट्रोल करती है। अब लैंग्वेज कहने का मतलब क्या है? सोच लो कि तुम एक ऐसा लैंग्वेज बोल रहे हो, ठीक है? मान लो हिंदी वाली लैंग्वेज में हमने आज़ादी को हटा दिया, ठीक है? हमने समानता वर्ड ही हटा दी। अब जब ऐसे वर्ड्स आपके डिक्शनरी में ही नहीं रहेंगे, तो आप सोचोगे कैसे उसके बारे में? वर्ड्स जब हम लोग देखते हैं ना, तो हम सोचते हैं कि हाँ, चलो अगर फ्रीडम कहीं पे लिखा है दैट मीन्स फ्रीडम क्या है? फ्रीडम कैसे मिलेगी? उसके बाद बाकी के सवाल आएँगे ना। अब मैंने फ्रीडम और इससे रिलेटेड सारे वर्ड्स ही डिक्शनरी से हटा दिए, तो आप सवाल ही क्या करोगे? तो लैंग्वेज कंट्रोल करने की एक बहुत बड़ी टेक्निक है, ठीक है? देन एक होता है ना कि कॉन्ट्रडिक्शंस को कभी-कभी ना लोग एक्सेप्ट करते हैं। कॉन्ट्रडिक्शन कहने का मतलब क्या है? जैसे आप वॉर और पीस, मतलब वॉर को मैंने बोल दिया कि यही पीस है, यही लास्ट ऑप्शन है। जैसे मैंने बोला ना कि आपके लैंग्वेजेस में वर्ड्स नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अगर साफ-साफ आपको बोला कि वॉर इज़ पीस, ठीक है? फ्रीडम इज़ स्लेवरी, इग्नोरेंस इज़ स्ट्रेंथ, दैट मीन्स क्या? कि आपके दिमाग को कन्फ्यूज़ किया जा रहा है वर्ड्स की मदद से। आपको दिमाग को कन्फ्यूज़ किया जा रहा है, आपको कुछ मतलब आप ब्लाइंडली अगर सामने वाले को फ़ॉलो करोगे ना, तो आपको ऐसे सिचुएशंस में रखेंगे। ये एक हम सबको पता है कि कास्ट सिस्टम में भी अब लाइफ नहीं चलने वाली है ज़्यादा दिन तक, ठीक है? बट आज भी इंडिया में लोग कास्ट पर क्यों लड़ाई कर रहे हैं? क्योंकि पॉलिटिशियंस इस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं यार। पॉलिटिशियंस 2 कॉन्ट्राडिक्ट करने वाली चीज़ों को मिला करके आपको लड़ा रहे हैं, ठीक है? एक तरफ वो बोलते हैं कि यार भारत में समानता सबको मिलनी चाहिए, और दूसरी तरफ वो बोलते हैं कि नहीं, ये ऐसी कास्ट है, हम वोट कास्ट के हिसाब से वो ऐसी गेम या ऐसी फ़ील्ड लगाते हैं ना कि उनके सारे वोट मतलब जिनको वो इलेक्शन में खड़ा करते हैं या फिर जिन चीज़ों जो हरकतें वो करते हैं ना, वो एक्चुअली कास्टिज़्म पर ही रहती है। बट जब वो बोलते हैं तो पता नहीं वो कुछ भी बोल देते हैं। बोलते हैं तब ऐसा लगता है कि नहीं, नहीं वो तो समानता की भावना लाना चाहते हैं। तो पॉलिटिशियंस एक्चुअली यही तो कर रहे हैं, आपके माइंड के साथ ही तो खेल रहे हैं। देन हिस्ट्री को रीराइट कर दिया जाता है। ये इसका सबसे प्राइम एग्ज़ाम्पल है पाकिस्तान। पाकिस्तान की हिस्ट्री इतनी घटिया है, इतनी घटिया, और वहाँ की हिस्ट्री में जो चीज़ें उन्हें सिखाई जा रही हैं ना वो गलत है, ठीक है? उससे वहाँ के लोगों के साइकोलॉजी पर इतना गंदा इफ़ेक्ट पड़ा है कि वहाँ के बच्चे नफ़रत के साथ बड़े हो रहे हैं। वहाँ के बच्चों को असलियत नहीं पता है। वहाँ उन उन लोगों को
हीरो बना दिया गया है ना, जो बाहर से आकर के भारत पर जिन्होंने आक्रमण किया था। सो ये जो हिस्ट्री का मैनिपुलेशन है, राइटिंग रिटन हिस्ट्री का मैनिपुलेशन है, ये साइकोलॉजिकली लोगों की सोच को चेंज कर देता है। क्यों आज पाकिस्तान के लोग इस तरीके से हैं कि यार भारत के साथ इतनी दुश्मनी है, फिर भारत के लोगों को पसंद नहीं करते? उसका रीज़न यही है कि उनके साइकोलॉजी को बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया गया है, ठीक है? अब इससे होता क्या है ना कि अब अगर किसी को कांस्टेंट फ़ियर में रखोगे, मतलब जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हो सकता है एक इंसान पे, अगर आप किसी को कांस्टेंट फ़ियर में रखोगे ना, तो वो इमोशनली डंब हो जाएँगे। वो वो मतलब सेंस नहीं कर पाएँगे इमोशंस को, ठीक है? अगर आप किसी इंसान को कन्फ्यूज़्ड रखोगे ना, तो वो रेज़िस्टेंस नहीं शो करेगा, किसी चीज़ को लेकर के, ठीक है? अगर आप किसी को हमेशा देखते रहोगे, किसी में हमेशा सर्वेलेंस में रखोगे, किसी को स्पाई करते रहोगे ना, तो वो अपने सेल्फ को खो देगा। उसके सेल्फ की जो फ्रीडम है ना, वो खत्म हो जाएगी, ठीक है? आप अगर लैंग्वेज को डिटोरिएट करोगे, लैंग्वेज में फेर-बदल करोगे, ठीक है? तो इंडिपेंडेंट थिंकिंग जो होती है ना, वो खत्म हो जाएगी, ठीक है? उसके अलावा अगर आप मेमोरी को मैनिपुलेट करोगे ना, तो सिर्फ़ सामने वाले सामने वाला इंसान एक इल्यूज़न में चला जाएगा, वो सच्चाई पे कभी नहीं आएगा। सो अगर सिस्टम तुम्हारी सोच, भावनाएँ या फिर यादों को कंट्रोल करता है ना, तो सिर्फ़ तुम ज़िंदा हो, ठीक है? तुम इंसान नहीं बचे हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल चाइना, चाइना एक्चुअली कर क्या रहा है? चाइना हो गया या फिर साउथ कोरिया हो गया, वो लोगों की सोच या फिर उनकी जो भावना है ना, उन पे कंट्रोल करना चाहता है, ठीक है? वो कुछ-कुछ कंट्रीज़ जैसे कुछ-कुछ कंट्रीज़ में होता है ना कि आप ज़बरदस्ती जो वहाँ का शासक है या फिर जो चला रहा है गवर्नमेंट, वो इतना हद तक सामने वालों की साइकी को कंट्रोल करते हैं ना कि यार वो इंडिपेंडेंट डिसीजंस ले ही नहीं सकते हैं। तो ऐसे साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन होता है, ऐसे साइकोलॉजिकल कंट्रोल होता है, ठीक है? देन हम लोग आगे अगर बढ़े तो कुछ चीज़ें हैं, किसी इंसान के ऊपर अगर तुम एक्सट्रीम साइकोलॉजिकल प्रेशर डाल रहे हो, ठीक है? फ़ियर, आइसोलेशन, कन्फ्यूज़न, तो धीरे-धीरे तुम क्या कर रहे हो ना कि सामने वाले के जो बिलीफ सिस्टम है, उसे तुम तोड़ रहे हो। सामने वाले के सोचने का जो तरीका है, उसे तुम तोड़ रहे हो, ठीक है? मतलब ब्रेन वॉशिंग क्या होता है? ब्रेन वॉशिंग अब जैसे टेररिस्ट है, ठीक है? वो एक्चुअली करते क्या हैं? वो आखिर ब्रेन वॉश कर क्यों रहे हैं लोगों का, कैसे कर लेते हैं? वो एक्चुअली इसी से होता है। वो साइकोलॉजी उन लोगों पर साइकोलॉजिकल इतना प्रेशर डालते हैं, डर डालते हैं, आइसोलेट कर देते हैं, कन्फ्यूज़ कर देते हैं कि उनका जो बिलीफ सिस्टम है वो टूट जाता है, ठीक है? तो अब वो उनमें एक नई सोच होती है, जो सोच उनके पास होती है ना, वो बिल्कुल ही कंट्रोल्ड सोच होती है, ठीक है? अब इन जो टूल्स की मैंने बात की, इन पे धीरे-धीरे, एक-एक करके बात करें अगर हम लोग, तो एक चीज़ होती है कि फ़ियर कंडीशनिंग। कोई बच्चा है, ठीक है? उसे आपने बचपन से ही डरा रखा है, ठीक है? उसको एक डर है पनिश हो जाने का, ठीक है? तो स्लोली क्या करता है ना, कि वो इंसान रेज़िस्ट करना छोड़ देता है, ठीक है? उसके दिमाग में बस एक ही गोल रहता है कि मुझे बस बचना है। वो हर एक्शन ये सोच के करता है कि यार मैं बस बच जाऊँ किसी तरह। सो फ़ियर कंडीशनिंग कई बार पेरेंट्स करते हैं अपने बच्चों के साथ, और ये चीज़ अच्छा नहीं है। आप किसी को डरा के कंट्रोल मत करो, क्योंकि उनके साइकी पे, उनके मेंटल हेल्थ पर इसका बहुत बुरा इफ़ेक्ट पड़ेगा लॉन्ग टर्म में, ठीक है? और दूसरी चीज़ होती है फटीग और स्लीप डिप्रिवेशन। दैट मीन्स अगर कोई इंसान, और ऐसे कंडीशन में इंसान का मेंटल ब्रेकडाउन हो जाता है। किसी इंसान को मैंने बहुत थकाया है, वो बहुत एग्ज़ॉस्ट हो चुका है कोई काम करके, प्लस अगर वो सोता भी नहीं है ना, देन उसका जो लॉजिकल ब्रेन है, ठीक है? वो काम करना बंद कर देता है एक टाइम के बाद, ठीक है? अब उस केस में अगर आप उस इंसान को कुछ भी बोलोगे ना, तो वो मान लेगा। उन उसकी लॉजिकल थिंकिंग बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। सो रेस्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी इंसान को रेस्ट नहीं दे रहे हो, ठीक है? अब ये चीज़ें हमें कहाँ देखने को मिलती है, जब जब इन्वेस्टिगेशन होती है किसी ख़ास पर्सन को लेकर के, और कई घंटों तक इन्वेस्टिगेशन होती है। मैंने इस चीज़ पर भी शायद पहले एक वीडियो बना रखी है। मुझे वीडियो का टॉपिक याद नहीं आ रहा है अभी। जिसमें मैंने कहानी सुनाई थी कि अमेरिका की एक बच्ची थी 14 साल की, उसको एक मर्डर केस के लिए इन्वेस्टिगेट, मतलब मर्डर केस नहीं, किसी केस से रिगार्डिंग उससे पूछताछ हो रही थी। 14 घंटे तक नॉन स्टॉप बात हुई। देन उस लड़की ने लास्ट में उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया, बट
2 साल जब मतलब टेस्ट वगैरह हुए, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स आई, तो उसमें पता चला कि उस लड़की ने ऐसा कुछ किया नहीं था। सो आप अगर किसी इंसान को मेंटली बहुत फटीग कर देते हो, उसे सोने भी नहीं देते हो, उसमें रेस्ट नहीं देते हो, तो लॉजिकल ब्रेन काम करना छोड़ देता है, ठीक है? और उसकी वजह से मेंटल ब्रेकडाउन हो जाता है और इंसान लॉजिकल थिंक नहीं कर पाता है, कोई डिसीजन नहीं ले पाता है, ठीक है? इसके अलावा इंसान को कंट्रोल करने का एक आसान तरीका है आइसोलेशन। आइसोलेशन से क्या होता है ना कि आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाती है, आइडेंटिटी कोलैप्स कर जाती है, ठीक है? जब इंसान अपनी सोशल सर्कल, फैमिली और नोन वर्ल्ड से अलग हो जाता है ना, तो उसकी आइडेंटिटी धीरे-धीरे डिसॉल्व होने लगती है, ठीक है? तब उस पे कहीं न कहीं उसके अपने आप से ना एक डाउट आने लगती है, क्या मैं मेरी आइडेंटिटी है कुछ या नहीं है? सो आइसोलेशन एक हद तक ठीक है बट ओवर आइसोलेशन ठीक नहीं है। आप किसी से तो बात करो, कहीं तो अपनी राय रखो, ठीक है? देन एक चीज़ होती है ना कि रिपिटेशन। रिपिटेशन कैसे आपको दिमाग को प्रोग्राम करता है, ठीक है? जो झूठ आपको बार-बार बोला जाए ना, कोई झूठ बार-बार, बार-बार, तो एक टाइम के बाद वो आपको सच लगने लगती है। स्कूल्स में हमने इस चीज़ को देखा है, मीडिया में हमने इस चीज़ को देखा है, ठीक है? तो आप अगर किसी चीज़ को बार-बार रिपीट करोगे ना, तो वो असल में आपके दिमाग में प्रोग्राम हो रही होती है, ठीक है? आप कुछ टाइम बाद उस चीज़ को एक्सेप्ट करने लग जाते हो या फिर सच मानने लग जाते हो, ठीक है? उसके अलावा एक चीज़ होती है गिल्ट और शेम, ठीक है? आपको किसी चीज़ में मतलब किसी चीज़ के रिगार्डिंग या फिर किसी चीज़ को लेकर के गिल्ट में रख दिया जाएगा। लोगों को गिल्टी फ़ील कराओ जैसे कि वो गलत सोच रहे हैं, ठीक है? उनका पास्ट उनका दुश्मन है, उसके पास्ट में चीज़ें सही नहीं हुई, उनके पास्ट के डिसीज़न्स पे सवाल खड़े कर दो, ठीक है? जब तुम उनका इंटरनल सपोर्ट सिस्टम तोड़ देते हो ना, तो वो कुछ नए रूल्स बनाते हैं, ठीक है? और वो कहीं न कहीं इस चीज़ की वजह से तुम सामने वाले को अगर गिल्ट में ला रहे हो, जैसे मैंने सेडक्शन की बात की थोड़ी देर पहले, तो उसमें मैंने यही चीज़ बताई कि आप अगर सामने वाले पे गिल्ट गिल्ट पे ला रहे हो ना सामने वाले को किसी बात को लेकर के, तो वो उससे आप आसानी से कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है? तो की कॉन्सेप्ट्स यही है कि यार लोगों का माइंड कंट्रोल करना आसान है, बस आपको टूल्स पता होने चाहिए, ठीक है? आपको सामने वाले पर अथॉरिटी दिखानी आनी चाहिए, ठीक है? अब इन सब चीज़ों का इस्तेमाल किसने किया था? बहुत लोगों ने किया है। बड़ी-बड़ी कंपनियाँ तो करती ही है, इसके अलावा कुछ पॉलिटिशियंस करते हैं, जो तानाशाह होते हैं किसी देश के, वो करते हैं, ठीक है? तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि तुम्हारा दिमाग तुम्हारा है, लेकिन तभी तक ना जब तुम उसे कंट्रोल कर रहे हो। अगर तुम्हारा दिमाग है बट उसे कंट्रोल कोई और कर रहा है, वो कंट्रोल किसी और चीज़ों की वजह से हो रहा है, तो वो आपका दिमाग नहीं है, ठीक है? आप वहाँ पे मर चुके हो, ठीक है? अब कुछ चीज़ें होती हैं, ठीक है? कुछ चीज़ें कहने का मतलब है कि और कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे माइंड को कंट्रोल करती है? प्लेज़र, ड्रग्स। क्यों लोग ड्रग्स को छोड़ नहीं पाते या फिर एडिक्शन में चले जाते हैं? एक्चुअली क्या होता है ना कि कभी-कभी आप अपनी लाइफ़ से इतना डिससैटिस्फाई हो जाते हो, आप अपनी लाइफ़ से इतना मतलब मतलब हो जाते हो, इतना परेशान हो जाते हो ना कि आपको ग्रोथ दिखाई नहीं देती है। आपको फ्रीडम से ज़्यादा आप एक बात बताइए, आपको कोई चीज़ चाहिए, ठीक है? और आप उस चीज़ को छोड़ नहीं सकते। फ्रीडम मतलब क्या है? आपको पता है कि कोई चीज़ आपके लिए बहुत बुरी है बट आप फिर भी उस चीज़ को कर रहे हो, जैसे नशा, ठीक है? तो क्या आप वहाँ पे फ्रीडम में हो? क्या आप वहाँ पे आज़ाद हो? नहीं, आप उस पे डिपेंडेंट हो, ठीक है? तो मैं इसी बात की बात कर रहा हूँ कि आप लाइफ़ में अगर बहुत ज़्यादा डिससैटिस्फाई हो ना, तो आप ग्रोथ को भी अवॉइड कर दोगे। आप सोचोगे कि यार फ्रीडम से अच्छी है कि मैं इसी चीज़ को अपना लूँ, ठीक है? इसके अलावा एक चीज़ होती है ना कि बचपन से कुछ कंडीशनिंग की जाती है हमारे पैदा होने के बाद, ठीक है? जैसे इंसानों में बहुत सारे कास्ट सिस्टम भी होते हैं कि यार ये इस कास्ट का है तो इसे ये काम करना है, ये इस कास्ट का है तो ये का नीची जाति, ऊपरी जाति, ये ब्राह्मण, ये वो, ठीक है? तो इसकी वजह से ना हमारा जो दिमाग होता है वो प्रोग्राम हो जाता है बचपन से ही, ठीक है? तो आप कहीं पे चूज़ नहीं कर रहे होते चीज़ों को, ठीक है? आप कहीं पे चूज़ नहीं कर रहे होते, वो रिज़ल्ट होता है आपकी कंडीशनिंग का, आपके डिसीजंस, ठीक है? देन अगर आप एंटरटेनमेंट में हो, एंडलेस एंटरटेनमेंट में, तो आप सोच नहीं पाओगे। आपके सेंसरी इम्पल्सेस खत्म होने लग जाएँगे, ठीक है? लोगों को हर वक़्त बिज़ी रखा जाता है। आप फ़ोन में आप आपका जो मतलब आप फ़ोन में अगर आप 8-10 घंटे लगा रहे हो दिन के,
तो एक चीज़ सोच के देखो ना, वो चाहता है सामने वाला, ठीक है? जो ऐप्स आप यूज़ कर रहे हो, जो चीज़ें यूज़ कर रहे हो, जो चीज़ें जो सोशल मीडिया आप यूज़ कर रहे हो, वो चाहता है कि आप सोचें नहीं। वो चाहता है कि आपको बिज़ी रखा जाए, सेक्स के थ्रू, शोज़ के थ्रू, गेम्स के थ्रू, सेंसरी प्लेज़र्स के थ्रू। वो आपको बिज़ी रखना चाहता है, क्योंकि जैसे ही आप कॉन्शियस डिसीज़न लेने लग जाओगे या फिर सोचने लग जाओगे ना, तो आप अपने लाइफ़ के लिए अच्छे डिसीज़न्स लोगे। आप 8-10 घंटा फ़ोन पे नहीं बिताओगे। तो जो मेजर ऑब्जेक्टिव होता है बड़ी कंपनीज़ का, वो यही होता है कि आपको सोचने ना दिया जाए। आपको एक्सेस में प्लेज़र अगर दे दिया जाए ना, तो आप सोचना ही बंद कर दोगे। तो ये एक टेक्टिक है आपके माइंड को कंट्रोल करने की, ठीक है? देन एक चीज़ होती है ना कि जैसे रिलेशनशिप्स होती है, ठीक है? और उसमें भी क्या होता है ना कि अगर आप रिलेशनशिप में आप सामने वाले पे ओवर डिपेंडेंट हो ना, तो ये चीज़ सामने वाले को अच्छी फ़ील नहीं होती है, ठीक है? आपको थोड़ा-सा डिस्टेंस रखना है और आपको सामने वाले पे डिपेंड नहीं होना है, ठीक है? आपको सामने वाले को चीज़ें हमेशा प्रोवाइड करनी है। वही एक अच्छा रिलेशन बनाने की बेस होता है, फिर बनाने का बेस होता है, ठीक है? तो लोगों का दिमाग सिर्फ़ टेरर से नहीं, लेकिन प्लेज़र से भी हाईजैक किया जा सकता है, क्योंकि इससे पहले वाले पॉइंट्स में मैंने वैसे बात की थी, लोगों को डरा के कंट्रोल करो, लोगों को और चीज़ें करके कंट्रोल करो, बट इस टाइम मैं बोल रहा हूँ कि लोगों को ओवर प्लेज़र दे के भी कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है? फ़ोन तुम्हें इस हद तक डोपामाइन दे सकता है ना कि आप सोच ही नहीं पाओ, आपका दिमाग मतलब सैचुरेट हो जाएगा डोपामाइन के साथ-साथ में, ठीक है? सो कभी-कभी ना डर के अलावा प्लेज़र या फिर ऐसी चीज़ों से भी आपको कंट्रोल किया जा सकता है और ये चीज़ें यूज़ होती हैं। बड़ी कंपनियाज़, पॉलिटिशियंस या फिर कई सारे लोग आपके माइंड को कंट्रोल करने के लिए ये चीज़ें करती है, ठीक है? तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, नई नई वीडियो के साथ और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब